एक नंगे पांव लड़की यू यू दौड़ते हुए आती है और जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़ देती है। उसके साथ फेंग चैंकिन और शाओयू भी कमरे में एंट्री करती हैं। फेंग चैंकिन मुस्कुराते हुए कहती है कि ये गोंगजी, इतनी रात में सोए नहीं, क्या हमारे बारे में सोच रहे हो? माहौल हल्का सा टीजिंग और प्लेफुल हो जाता है। लाल और पर्पल ड्रेस पहनी हुई यू यू सीधे बेड के पास पहुंचती है और कहती है कि उसने सुना है इस कमरे का बेड बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए वो खुद चेक करने आई है। वह और शाओयू मिलकर ये ल्यू युन को छेड़ने लगती हैं, जिससे वह क्लियरली नर्वस दिखता है। ये ल्यू युन बेड पर बैठा हुआ घबराया रहता है और अपने मन में सोचता है कि ये तीनों तो नॉवेल के हीरो लोंगतियन की फ्यूचर हैरेम मेंबर्स हैं। वह डर जाता है कि अगर उसका इनके साथ कोई कनेक्शन बना तो उसकी मौत तय है, इसलिए उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। अचानक फेंग चैंकिन उसकी इनर थॉट्स सुन लेती है और हैरान होकर सोचती है कि भागना, और ये लोंगतियन कौन है? तीनों लड़कियां उसे ध्यान से देखने लगती हैं और ये ल्यू युन भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये सच में उसके दिल की बात सुन सकती हैं। तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां 1 महीने पहले का दरबार दिखाया जाता है। जाओ काई अपने थ्रोन पर बैठा है और गार्ड्स खड़े हैं, जिनमें ये ल्यू युन भी शामिल है। जाओ काई परेशान होकर पूछता है कि फेंग चैंकिन की सेलिब्रेटरी फीस्ट के लिए क्या गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं होता, जिससे वह गुस्से में उन्हें बेकार कह देता है। फिर जाओ काई ये ल्यू युन से डायरेक्टली पूछता है कि क्या गिफ्ट देना चाहिए, जिससे फेंग चैंकिन खुश हो जाए। ये ल्यू युन अपने मन में शौक होता है कि वह इस नॉवेल के विलेन के सर्वेंट के रूप में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए सोचता है कि अब उसे स्मार्ट तरीके से खेलना होगा। वह सैल्यूट करके कहता है कि पहले भी कई रेयर मेडिसिन और हर्ब्स भेजे गए हैं, लेकिन फेंग चैंकिन ने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, शायद उन्हें ये सब पसंद नहीं। जाओ काई उसकी बात से इम्प्रेस्ड होकर उसे आगे बोलने के लिए कहता है। ये ल्यू युन बताता है कि इस बार कुछ सिंपल और ऑर्डिनरी गिफ्ट देना चाहिए, जैसे कि चेंजी फ्रूट शॉप के फ्रूट्स। वह इनडायरेक्टली हिंट देता है कि अनकॉमन चीज़ों के बजाय सिंपल चीज़ ज़्यादा हार्ट टचिंग होंगी। अंदर ही अंदर वह जानता है कि नॉवल के हिसाब से यही फ्रूट्स फेंग चैंकिन को सबसे ज़्यादा पसंद हैं। जाओ काई खुश हो जाता है और उसकी बात मान लेता है। वह अपने गार्ड को इशारा करता है, जो मैजिक से एक हाई क्वालिटी इमॉर्टल स्टोन निकालकर ये ल्यू युन को दे देता है। ये ल्यू युन इसे देखकर हैरान और खुश दोनों हो जाता है। इसके बाद जाओ काई उसे साथ में फेंग फैमिली की फीस्ट पर चलने को कहता है और वह मान जाता है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि ओरिजिनल प्लॉट के अनुसार इस इवेंट में उसकी मौत होने वाली है, जिससे वह टेंशन में आ जाता है। तभी एक ब्लू वर्चुअल स्क्रीन उसके सामने आती है और प्लॉट साइन इन सिस्टम के बाइंडिंग की नोटिफिकेशन दिखती है। वह तुरंत अपनी एक्सप्रेशन बदलकर जाओ काई को कॉम्प्लीमेंट देता है कि आज वह बहुत हैंडसम लग रहे हैं और फेंग चैंकिन जरूर इंप्रेस होंगी। जाओ काई हंसता है और कहता है कि अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। रास्ते में सिस्टम कंफर्म करता है कि वह सक्सेसफुली बाइंड हो चुका है और हर प्लॉट कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बाद वे लोग फेंग फैमिली की ग्रैंड फीस्ट में पहुंचते हैं। अनाउंसर अनाउंस करता है कि जाओ फैमिली के यंग मास्टर आ गए हैं। अंदर जाते ही जाओ काई फेंग चैंकिन को देखकर एक्साइटेड होकर उसका नाम लेता है और वह भी पोलाइटली उसे ग्रीट करती है। ये ल्यू युन उसे देखकर मन में सोचता है कि वह सच में बहुत खूबसूरत है। फेंग चैंकिन फिर से उसकी इनर वॉइस सुन लेती है और शॉक होकर पूछती है कि क्या उसने कुछ कहा। बात संभालने के लिए जाओ काई फ्रूट बॉक्स निकालकर गिफ्ट देता है। जब वह बताता है कि ये फ्रूट्स चेंजी फ्रूट शॉप के हैं, तो फेंग चैंकिन अंदर ही अंदर हैरान हो जाती है कि उसे उसकी पसंद कैसे पता चली। फिर भी वह पोलाइटली थैंक यू कहती है। जाओ काई खुश होकर कहता है कि वह रोज ये फ्रूट्स भेजेगा, लेकिन वह मना कर देती है। इसी बीच ये ल्यू युन मन में हंसता है कि लड़की क्लियरली डिस्टेंस बना रही है और ये बेवकूफ खुश हो रहा है। फेंग चैंकिन फिर उसकी थॉट्स सुन लेती है और भी कंफ्यूज हो जाती है। वह आगे सोचता है कि भले ही ये हीरोइन अभी डिसेंट लग रही है, लेकिन जब मेल लीड आएगा तो यह उसी पर फिदा हो जाएगी और उसे सारी वैल्यूएबल चीजें देगी। यह सुनकर फेंग चैंकिन पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। तभी शाओयू पिंक ड्रेस में भागते हुए आती है और एक्साइटेड होकर कंग्रेचुलेट्स करती है कि वह हाईलैंड सेक्ट लीडर की डिसाइपल बनने वाली है। फेंग चैंकिन उसे धीरे बोलने को कहती है क्योंकि आसपास इंपॉर्टेंट लोग हैं। शाओयू कैजुअली कहती है कि उसे बस वह पसंद है। ये ल्यू युन मन में सोचता है कि ये दोनों बहुत क्यूट लग रही हैं, लेकिन आगे चलकर ये दोनों सेम हीरो की पार्टनर्स बनेंगी। यह सुनकर दोनों लड़कियां शॉक हो जाती हैं। शाओयू गुस्से में सोचती है कि क्या वह और फेंग चैंकिन एक ही आदमी से शादी करेंगी। इसी दौरान फेंग चैंकिन का दादा आता है और वह आगे बढ़ती है, लेकिन सोचती है कि क्या शाओयू भी उसकी तरह इनर थॉट्स सुन सकती है। दावत ऑफिशियली शुरू होती है और दादा अनाउंस करते हैं कि उनकी पोती हाईलैंड सेक्ट लीडर की डिसाइपल बनने वाली है। सभी लोग खुश होकर कांग्रेचुलेशंस देते हैं। इसी बीच ये ल्यू युन सोचता है कि दूसरी हीरोइन यू यू अभी तक नहीं आई और हीरो भी जल्द आने वाला होगा। तभी यू यू स्टेज पर एंट्री करती है और चलते हुए उसे नोटिस करती है। ये ल्यू युन मन में पहचान लेता है कि यह दूसरी हीरोइन है। वहीं यू यू खुद सोचती है कि वह भी उसकी इनर थॉट सुनना चाहती है ताकि अपने रोल के बारे में जान सके।
लेकिन ये ल्यूयुन मन में उसे एम यानी मैसोचिस्ट कह देता है और डिसमिस कर देता है। यह सुनकर यूयू गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि इसका मतलब क्या है और वह उसके बारे में बात करने लायक क्यों नहीं। अंत में वह गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, पार्डन मी यंग मास्टर, और उसके पास से निकल जाती है। यूयू ये ल्यूयुन से पूछती है कि वह कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि वह नया लगता है। ये ल्यूयुन अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह कोई गोंगजी नहीं बल्कि जाओ फैमिली का एक साधारण नौकर है। यूयू कहती है कि इतनी शानदार पर्सनैलिटी वाले इंसान का नौकर होना अफसोस की बात है, लेकिन ये ल्यूयुन जवाब देता है कि इसमें कोई अफसोस नहीं, वह बस अपना गुजारा कर रहा है। अपने मन में वह सोचता है कि उसके पास वैग्वा यानी एक हिडन हैक है और वह जानबूझकर नौकर बनकर चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा है। यूयू मन में सोचती है कि वैग्वा क्या होता है, उसने ऐसा शब्द पहले कभी नहीं सुना। वह कहती है कि ये गोंगजी सबसे अलग हैं। ये ल्यूयुन हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि बस ठीक ठाक है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या यह लड़की उससे थोड़ा दूर नहीं रह सकती। यूयू उदास होकर पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह अच्छी नहीं है, इसलिए वह ज्यादा बात नहीं करना चाहता। ये ल्यूयुन उसकी खूबसूरती की तारीफ कर देता है ताकि वह बुरा न माने, लेकिन अपने दिमाग में उसके बारे में शिकायत करता रहता है। वह मन ही मन सोचता है कि अगर पहली हीरोइन फेंग चांकिन डबल स्टैंडर्ड है तो यूयू के दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है। उसी समय फेंग चांकिन अपने दादा के साथ बात कर रही होती है और उनकी तरफ देखते हुए कुछ सोच में पड़ जाती है। फेंग चांकिन सोचती है कि क्या यूयू के पास कोई ऐसा राजर है जो किसी को नहीं पता। इसी दौरान ये ल्यूयुन मन में सोचता है कि अब मेल लीड के आने का समय हो गया है। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और धुआं अंदर फैल जाता है। गार्ड्स एक अजनबी को घेर लेते हैं जो बिना डरे अंदर आता है। फेंग चांकिन के दादा उससे पूछते हैं कि वह कौन है और उसे चेतावनी देते हैं कि उनकी पोती की खुशी की महफिल में कोई तमाशा न करे। वह अजनबी अपना नाम लोंगतियन बताता है। फेंग चांकिन और यूयू दोनों उसकी तरफ ध्यान से देखती हैं। ये ल्यूयुन मन में सोचता है कि क्या यही प्रोटैगनिस्ट ऑरा है जो आते ही दोनों फीमेल लीड्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। फेंग चांकिन भी उस ऑरा के बारे में सोचती है कि जब लोंगतियन आया तो वह सच में थोड़ा अलग लगा, लेकिन जैसे ही उसने ये ल्यूयुन की इनर थॉट सुनी उसकी वह फीलिंग खत्म हो गई। दादा कहते हैं कि वे उसे नहीं जानते और पूछते हैं कि वह क्या चाहता है। लोंगतियन कहता है कि वह मिस फेंग को बधाई देने और उनके साथ अपने शादी के समझौते को पूरा करने आया है। ये ल्यूयुन मन में सोचता है कि मेल लीड का पहला सीन हमेशा शादी के कॉन्ट्रैक्ट से ही शुरू होता है। यह सुनकर जाओकाई गुस्से में आगे आता है और लोंगतियन को गनवार कहकर डांटता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा दावा करने की। ये ल्यूयुन मन में सोचता है कि जाओकाई सच में बेवकूफ़ी कर रहा है। वह आगे सोचता है कि इतने बड़े खानदान का इंसान होकर भी जाओकाई ऐसा व्यवहार कर रहा है, यह अजीब है। वहीं फेंग चांकिन भी सोचती है कि वह आमतौर पर ऐसा नहीं है, शायद यह प्रोटैगनिस्ट ऑरा ही कुछ अलग असर डाल रहा है। लोंगतियन कहता है कि समझौता सच है या झूठ, इससे किसी बाहरी व्यक्ति को क्या फ़र्क पड़ता है, और वह दावा करता है कि उसके पास इसका सबूत है। वह एक स्क्रोल निकालता है। फेंग चांकिन के दादा उसे देखकर घबरा जाते हैं और पहचान लेते हैं कि यह उनके बेटे की लिखावट है, लेकिन बताते हैं कि उनका बेटा तो 10 साल पहले ही मर चुका है। लोंगतियन समझाता है कि 10 साल पहले उसके पिता ने फेंग चांकिन के पिता की जान बचाई थी और उसी के बदले यह शादी का समझौता लिखा गया था। ये ल्यूयुन मन में सोचता है कि कोई नहीं जानता कि यह सच है या नकली, क्योंकि असली व्यक्ति अब जीवित नहीं है और इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में लिखावट की नकल करना मुश्किल नहीं होता। फेंग चांकिन सीधे लोंगतियन से पूछती है कि वह कैसे साबित करेगा कि यह असली है। लोंगतियन जवाब देता है कि एक सच्चा आदमी ऐसी नीच हरकत नहीं करता। फिर जाओकाई पूछता है कि क्या वह कोई गिफ्ट लेकर आया है। लोंगतियन मुस्कुराते हुए अपनी ताकत से चेंजी फ्रूट शॉप के केक्स का डिब्बा निकालता है। ये ल्यूयुन मन में सोचता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा। उसके हिसाब से प्लॉट में तो अभी मजाक उड़ना चाहिए था और फिर फाइट होती। अचानक उसे याद आता है कि इस सीन में कैनन फॉडर यानी मरने वाला बेकार किरदार खुद वही है। यह सोचकर वह घबरा जाता है और अपना सिर पकड़ लेता है, जबकि फेंग चांकिन और यूयू उसकी हालत देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी यूयू आगे बढ़कर लोंगतियन के गिफ्ट का मजाक उड़ाती है और कहती है कि इतनी सस्ती चीज लाने में उसे शर्म नहीं आई। लोंगतियन गुस्से में आकर उस पर नीली एनर्जी से हमला कर देता है। ये ल्यूयुन चौंक जाता है, लेकिन यूयू आगे बढ़कर आसानी से गुलाबी बैरियर बनाकर उस हमले को रोक देती है और वापस भेज देती है, जिससे लोंगतियन पीछे गिर जाता है और खून उगल देता है। तभी फेंग चांकिन बीच में आकर लड़ाई रोक देती है और सख्ती से कहती है कि यह उसकी महफिल है और अगर किसी ने फिर लड़ाई की तो वह बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर वह साफ कहती है कि वह इस शादी के समझौते को नहीं मानती, लेकिन बदले में वह एक 7th ग्रेड पिल देने को तैयार है ताकि मामला खत्म हो जाए। सर्वेंट वह पिल दिखाता है। यह सुनकर लोंगतियन गुस्से में समझौते का कागज फाड़ देता है और ऐलान करता है कि आज उसे रिजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि उसने खुद उसे छोड़ा है और वह भविष्य में अपनी ताकत दिखाएगा।
ये ल्यूयुन मन में सोचता है कि अब जब मेल और फीमेल लीड के बीच कुछ बना ही नहीं तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि चेक इन सफल हुआ है और रिवॉर्ड का मौका मिला है। वह राहत की सांस लेता है और रिवॉर्ड देखने के लिए उत्साहित होता है। फेंग चैंकिन उसे देखती है और सोचती है कि शायद यही उसका वाई गुआ है। इसके बाद फेंग चैंकिन उसके पास आती है। ये ल्यूयुन विनम्रता से कहता है कि उसने उसे सम्मान दिया जबकि वह सिर्फ एक नौकर है। फेंग चैंचिन इस पूरे झगड़े के लिए माफ़ी मांगती है। वह मुआवजे के तौर पर उसे एक 6th ग्रेड की गैदरिंग पिल देती है। ये ल्यूयुन इसे देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि इसकी मदद से वह बिना टैलेंट के भी कल्टीवेशन शुरू कर सकता है। वह कहता है कि यह बहुत कीमती है, लेकिन फेंग चैंकिन मुस्कुराकर कहती है कि उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। फिर वह उम्मीद करती है कि वह यू की बातों का बुरा नहीं मानेगा। यू भी आगे आकर माफ़ी मांगती है और ये ल्यूयुन कहता है कि वह नाराज नहीं है। वह मन में सोचता है कि यू काफ़ी शरारती है, जो सेकंड फीमेल लीड की खासियत होती है। फेंग चैंकिन भी कहती है कि उसकी शरारतें अक्सर परेशानी खड़ी करती हैं और पता नहीं कौन उससे शादी करेगा। ये ल्यूयुन कहता है कि वह बहुत खूबसूरत है, इसीलिए उसे चाहने वालों की कमी नहीं होगी, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे मार खाना पसंद है। यह सुनकर फेंग चैंकिन चौंक जाती है क्योंकि वह उसकी सोच सुन लेती है। तभी यू गुस्से में चिल्लाती है कि किसने कहा कि उसे मार खाना पसंद है। अंत में ये ल्यूयुन मन में सोचता रहता है कि कहानी के अनुसार यू को यही लोंगथियन से दोस्ती करनी थी, लेकिन अब जब उसने उसे हराया है तो क्या वह उसे और ज़्यादा पसंद करने लगेगी। पिंक ड्रेस वाली लड़की हैरान होकर सोचती है कि क्या उसकी असली ज़िंदगी सच में ऐसी ही थी। तभी पीछे से आवाज़ आती है ये ल्यूयुन, और ये ल्यूयुन को महसूस होता है कि उसका शाओये उसे ढूंढ रहा है, इसलिए वह वहां से जाने लगता है। तभी पिंक ड्रेस वाली लड़की फेंग चैंकिन से कहती है कि वह वैसी लड़की नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं। फेंग चैंकिन मुस्कुराकर कहती है कि थोड़ी अजीब पसंद होना कोई बड़ी बात नहीं, यह बिल्कुल नॉर्मल है। पिंक ड्रेस वाली लड़की गुस्से में कहती है कि अगली बार जब वह उस घटिया लोंगथियन से मिलेगी तो उसे अच्छी तरह सबक सिखाएगी। फेंग चैंकिन पीछे खड़ी होकर उसे ध्यान से देखती रहती है। उधर ये ल्यूयुन अपने शाओये शाओकाई से मिलता है। शाओये उससे पूछता है कि चैंकिन कहाँ चली गई। ये ल्यूयुन कहता है कि शायद वह पहले ही जा चुकी है और उसे ढूंढना बेकार है, क्योंकि यह सिर्फ टाइम वेस्ट और सिंप बनने जैसा होगा। वह मन में सोचता है कि उसे जल्दी वापस जाना चाहिए ताकि उसका चेक इन मिस न हो जाए। शाओये को लगता है कि चैंकिन उसे पसंद करती है क्योंकि उसने सबके सामने एक गरीब लड़के के साथ शादी का समझौता तोड़ दिया। ये ल्यूयुन उसके इस ओवर कॉन्फिडेंस पर अंदर ही अंदर हैरान होता है। शाओये खुद की तारीफ करता है और ये ल्यूयुन उसकी खुशामद करते हुए कहता है कि शाओये वाकई बहुत समझदार हैं। शाओये खुश होकर कहता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वापस जाकर वह उसे बड़ा रिवॉर्ड देगा। शाओये चला जाता है और ये ल्यूयुन के हाथ में एक लाल थैली होती है जिसमें लाल पत्थर भरे होते हैं। वह सोचता है कि शाओये थोड़ा बेवकूफ़ जरूर है लेकिन दिल का अच्छा है और आखिर पैसे किसे बुरे लगते हैं। दूसरी तरफ फेंग चैंकिन और पिंक ड्रेस वाली लड़की मेडिटेशन में बैठी होती है, लेकिन उन्हें फिर से ये ल्यूयुन की इनर थॉट्स सुनाई देती हैं, जिससे दोनों हैरान हो जाती हैं। बाहर गार्डन में ये ल्यूयुन सोचता है कि यह नौकरी कितनी अच्छी है, फ्री खाना, रहना और अच्छी सैलरी भी। वह एक डिब्बा खोलता है जिसमें 6th ग्रेड ची कंडेंसेशन पिल होती है। वह सोचता है कि बिना कल्टीवेशन मेथड के अगर वह इसे खा भी ले तो वह ची को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसीलिए वह इंतजार करने का फैसला करता है। फेंग चैंकिन मेडिटेशन में सोचती है कि उससे गलती हो गई। उसने पिल तो दे दी लेकिन कल्टीवेशन मेथड नहीं दिया, जिससे वह ची को चला नहीं पाएगा। फिर वह खुद को संभालते हुए सोचती है कि कोई बात नहीं, बाद में दे देगी। वह अपने फैमिली का मेथड नहीं दे सकती, लेकिन जब वह हाईलैंड सेक्ट ज्वाइन करेगी तो वहाँ से मैनुअल्स लेकर उसे दे देगी। इसी दौरान ये ल्यूयुन सिस्टम चेक इन करता है। स्क्रीन पर दिखता है कि चेक इन सक्सेसफुल हुआ और उसे 9 रेवोल्यूशंस मिस्टीरियस आर्ट और 100 साल का कल्टीवेशन एक्सपीरियंस मिला। उसकी आंखें सुनहरी हो जाती हैं और वह चौंक जाता है। अचानक उसे एक विशाल सुनहरी शरीर वाला व्यक्ति दिखाई देता है जो कुल्हाड़ी पकड़े खड़ा होता है। वह पांगू होता है। ये ल्यूयुन सोचता है कि बाकी लोगों को शायद इसका महत्व नहीं पता, लेकिन वह इसे अच्छी तरह जानता है। वह याद करता है कि प्राचीन समय में पांगू ने आकाश और धरती को अलग किया था और उसके शरीर से वुजू जाति पैदा हुई थी जो इसी टेक्निक का अभ्यास करती थी। अपने ध्यान में वह वुजू के शक्तिशाली योद्धाओं को देखता है और समझता है कि यह टेक्निक सीधे महान डाओ तक पहुंचने का रास्ता है।
और 9वीं रेवोल्यूशन पर पहुंचकर इंसान शरीर से ही सेंट बन सकता है। वह तुलना करता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा लेवल शेंडी है, जो पहाड़ हिला सकता है और समुद्र भर सकता है, लेकिन सितारों को नहीं तोड़ सकता। यह बातें सुनकर मेडिटेशन में बैठी दोनों लड़कियां डर जाती हैं, क्योंकि उनके लिए पहाड़ हिलाना ही बहुत बड़ी बात है और पिछले 100 सालों में कोई शेंडी तक नहीं पहुंचा। ये ल्यूयुन की कल्पना में एक सुनहरी उंगली आसमान से उतरती है और कई शेंडी को कुचल देती है। वह सोचता है कि सेंट की एक उंगली ही इतने शक्तिशाली लोगों को खत्म करने के लिए काफी है, जिससे दोनों लड़कियां और भी डर जाती हैं। गार्डन में चलते हुए उसके पीछे एक सुनहरी सफेद पेड़ बनता दिखाई देता है। वह सोचता है कि इस टेक्निक के लिए ज्यादा टैलेंट जरूरी नहीं, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है। वह यह भी सोचता है कि अगर उसने लंबे समय तक क्लोज्ड डोर मेडिटेशन की, तो जब वह बाहर आएगा तब तक पूरी कहानी खत्म हो चुकी होगी और उसके चेक इन के मौके भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए वह फैसला करता है कि वह कभी भी लंबी मेडिटेशन नहीं करेगा। तभी उसे अपना दूसरा रिवॉर्ड याद आता है, 100 साल का एक्सपीरियंस। सिस्टम की मदद से उसे यह एक्सपीरियंस मिल जाता है और उसके नीचे एक नीला सर्कल बनता है। वह सोचता है कि यह बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि उसे दूसरों से 100 साल ज्यादा का समय मिल गया। मेडिटेशन में बैठी दोनों लड़कियां भी समझ जाती हैं कि यह सीधा चीट जैसा है। अचानक उसके शरीर में सुनहरी बिजली जैसी एनर्जी दौड़ती है और उसे तेज दर्द होता है। वह अपनी ताकत एक्टिवेट करता है और चिल्लाता है, स्वांगोंग यी ज्वान पो, और एक तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है। थोड़ी देर बाद वह नॉर्मल हो जाता है और समझता है कि अब वह रेंगसियन लेवल पर पहुंच गया है। वह आगे के लेवल्स भी याद करता है, रेंगसियन, डिक्सियन, तियानचियन, च्वानचियन, जिंगचियन, ताई जिंगचियन, दालो जिंगचियन, जुनचेंग और सेंट। फिर वह आगे की कहानी के बारे में सोचता है कि जल्द ही एक ऑक्शन होने वाली है, जहां लोंगतियन को एक पावरफुल आइटम मिलेगा। वह सोचता है कि अभी कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए वह वहां जाकर सिचुएशन देखेगा और साथ में चेक इन का मौका भी मिलेगा। फेंग चैनकिन मेडिटेशन में सोचती है कि देखते हैं उसे मौका मिलता है या नहीं, और उसे लगता है कि जल्द ही उनकी मुलाकात फिर होगी। सुबह ये ल्यूयुन उठता है, जम्हाई लेता है और सोचता है कि यह सब कोई सपना नहीं था। तभी एक सर्वेंट भागता हुआ आता है और बताता है कि शाओये उसे बुला रहा है। वह बाहर जाकर सोचता है कि शाओये शायद खुशी के कारण रात भर नहीं सोया होगा। वह जाकर पूछता है कि क्या उन्होंने उसे बुलाया था। शाओये कहता है कि उसने नहीं बुलाया, जिससे ये ल्यूयुन कंफ्यूज हो जाता है। तभी पीछे से एक औरत की आवाज़ आती है, मैंने बुलाया है। एक बेहद खूबसूरत औरत नीले कपड़ों में सामने आती है। ये ल्यूयुन उसे पहचान लेता है कि वह जाओ फैमिली की मैडम लिu जियानान है और हैरान होता है कि यह फीमेल लीड इतनी जल्दी कैसे आ गई। शाओये उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वह कैजुअली बात टाल देती है। दूसरी तरफ फेंग चानकिन और पिंक ड्रेस वाली लड़की उसका नाम सुनकर चौंक जाती है और सोचती हैं कि क्या यह वही है जिसकी हाल ही में जाओ फैमिली के हेड से शादी हुई है। लिu जियानान मन में सोचती है कि कल से उसे इस लड़के की दिल की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो क्या वह भी एक फीमेल लीड है। आखिर में वह ये ल्यूयुन के पास आती है और कहती है कि उसने कल के बैंकेट के बारे में सुना और जानना चाहती थी कि शाओकाई के पास इतना काबिल इंसान कौन है, इसलिए वह उससे मिलने आई है। ये ल्यूयुन झुककर उसे सम्मान देता है। ये ल्यूयुन गहरी सोच में डूबा होता है और सोचता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी बात की वजह से लोग उस तक पहुंच जाएंगे। वह लिu जियानान के सामने हाथ जोड़कर इज्जत से खड़ा होता है और मन में सोचता है कि बस आने वाली कहानी अचानक गायब न हो जाए। तभी जाओ काई वहां आता है और अपनी सौतेली माँ लिu जियानान से पूछता है कि उसके पिता जाओ फेंग कहाँ हैं। लिu जियानान बताती है कि वे अभी बंद कमरे में कल्टीवेशन कर रहे हैं। यह सुनकर ये ल्यूयुन सोचता है कि कल्टीवेटर्स के लिए महीनों या सालों तक बंद होकर साधना करना आम बात है। जाओ काई जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि ये ल्यूयुन उसका आदमी है। वह लिu जियानान को चेतावनी देता है कि अगर उसने उसके आदमी को छुआ भी तो उसके पिता उसे नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर यह ल्यूयुन मन में हंसता है और सोचता है कि यह छोटा मास्टर कितना बेवकूफ़ है, लेकिन वह वादा करता है कि आगे उसे कम परेशान करेगा। लिu जियानान साफ करती है कि कोई गलतफहमी न हो, वह सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसने सुना था कि घर में एक काबिल नौकर आया है और वह उससे मिलना चाहती थी। ये ल्यूयुन सोचता है कि जाओ फेंग इस बार लंबे समय तक कल्टीवेशन में रहेगा, क्योंकि वह कहानी का बड़ा एंटागोनिस्ट है और जल्दी सामने नहीं आएगा। वह यह भी सोचता है कि अगर जाओ फेंग बाहर आया तो इसका मतलब होगा कि कोई बड़ी घटना होने वाली है और उसके बाहर आते ही जाओ फैमिली का विनाश तय है। उसके मन में चलता है कि जाओ फैमिली को खत्म करने वाला असल में हीरो लोंगतियन नहीं, बल्कि जाओ फेंग की नई पत्नी लिu जियानान ही है। यह सोच सुनकर दूर बैठी एक सफ़ेद कपड़े वाली लड़की चौंक जाती है कि पूरा कबीला नष्ट होने वाला है। पिंक ड्रेस वाली लड़की भी उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाती है कि हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि जाओ फैमिली की मौजूदा मालकिन ही है।
वहीं लिू जियानन खुद सोचती है कि ये ल्यूयुन को सच में सब पता है। लिू जियानन अपने मन में सोचती है कि क्या उसका बदला लेने का प्लान आखिरकार सफल होगा। वह खुद को शांत रखती है और ये ल्यूयुन को उसके नाम से बुलाती है। वह उससे पूछती है कि अगर वह उसे सीधे नाम से बुलाए तो क्या वह बुरा मानेगा। ये ल्यूयुन अंदर ही अंदर सोचता है कि अब पूछने का क्या फ़ायदा, लेकिन बाहर से विनम्रता से कहता है कि वह उसे जैसे चाहे बुला सकती है। वह मन में मजाक करते हुए सोचता है कि अगर वह उसे चांगोंग कहे तो और मज़ा आएगा। लिू जियानन उसकी आंखों की शरारत देखकर सोचती है कि इस आदमी की हिम्मत काफ़ी ज़्यादा है, जबकि पिंक ड्रेस वाली लड़की गुस्से से पैर पटकती है। पिंक ड्रेस वाली लड़की को बहुत गुस्सा आता है कि पहली मुलाकात में ये ल्यूयुन ने उसे अपने मन में मुसीबत कहा, लेकिन लिू जियानन के लिए वह ऐसी बातें सोच रहा है जिससे वह रोने लगती है। फिर लिू जियानन कहती है कि उसने शाओकाई की मदद की है, इसलिए उसे इनाम मिलना चाहिए। ये ल्यूयुन धन्यवाद देता है और मन में सोचता है कि यह औरत सच में अमीर और उदार है। लिू जियानन उसे अपने कमरे में चलने के लिए कहती है ताकि उसे इनाम दिया जा सके। यह सुनकर ये ल्यूयुन शर्मा जाता है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। वह उसकी मुस्कान देखकर अंदर से बेचैन हो जाता है और सोचता है कि यह मुस्कान बहुत आकर्षक है, इसलिए उसे ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। फिर वह उसके साथ चल पड़ता है। दोनों कॉरिडोर से गुजरते हैं। ये ल्यूयुन सोचता है कि उसे अचानक इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, शायद इसलिए कि वह लंबे समय से अकेला है। वहीं लिू जियानन सोचती है कि अगर यह दुनिया सच में एक नॉवेल है तो ये ल्यूयुन को सब कुछ पता होगा। वह यह भी सोचती है कि शायद वह उसके माता पिता के हत्यारों का नाम भी बता सकता है, लेकिन सीधे पूछना ठीक नहीं होगा। चलते हुए ये ल्यूयुन उसकी खूबसूरत टांगों को देखकर ध्यान खो देता है। तभी अचानक लिू जियानन का पैर फिसलता है और वह उसे गिरने से बचाने के लिए पकड़ लेता है। वह उसे संभालते हुए पूछता है कि क्या वह ठीक है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं और उनके बीच एक गुलाबी रोशनी जैसी ऊर्जा बनने लगती है। ये ल्यूयुन को तेज गर्मी महसूस होती है और वह सोचता है कि क्या वह उसके आकर्षण में फंस रहा है। लिू जियानन उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह खुद को संभालते हुए अपने अंदर ज्यूजुआन शुआंगोंग चलाता है ताकि अपनी हालत को कंट्रोल कर सके। उसके मुंह से भाप निकलती है और वह खुद को संभाल लेता है। तभी उसे याद आता है कि लिू जियानन के पास 9 टेल्ड हेवनली चार्म फिजिक है, जिसके कारण कोई भी उसके करीब आता है तो उसकी तरफ खींच जाता है। वह राहत महसूस करता है कि उसके पास अपनी टेक्निक है, वरना वह भी फंस जाता। वह सोचता है कि असली कहानी में जाओ फेंग ने इसी शक्ति की वजह से उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। दूर बैठी लड़की समझ जाती है कि यह फिजिक बहुत खास है और इससे कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। उसे यह भी एहसास होता है कि उसके माता पिता का असली कातिल जाओ फेंग ही है। लिू जियानन को यह सोचकर गुस्सा आता है और उसका बदला लेने का इरादा और मजबूत हो जाता है। वहीं ये ल्यूयुन सोचता है कि लोग उसे साधारण समझते हैं, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी प्योरिटी में है। वह आगे सोचता है कि उसकी चार्म पावर इतनी मजबूत इसलिए है क्योंकि उसकी पवित्रता अब तक बरकरार है। यह सुनकर पिंक ड्रेस वाली लड़की हैरान रह जाती है। ये ल्यूयुन समझता है कि यह फिजिक कल्टीवेटर्स के लिए एक टॉप क्लास साधन है। वह सोचता है कि जाओ फैमिली ने इसी वजह से उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया ताकि उसे अपने पास रख सकें। वह यह भी सोचता है कि जाओ फेंग ने अभी तक उसे इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसकी ताकत अभी पीक पर नहीं पहुंची है और वह बाहर आने के बाद उसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करना चाहता है। लेकिन लिू जियानन भी मासूम नहीं है। उसे पहले से शक था, बस उसके पास सबूत नहीं था। बाद में उसे एक खास टेक्निक मिलती है जिससे उसकी ताकत बढ़ती है और अंत में वह जाओ फेंग को मार देती है। वह मन में तय करती है कि उसे बदले के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये ल्यूयुन आगे सोचता है कि इसके बाद एक बड़ा ट्विस्ट आता है जहां लिू जियानन घायल हो जाती है और मेन हीरो लोंगतियन उसे बचाकर अपने साथ ले जाता है। यह सोचते ही लिू जियानन गुस्से से भर जाती है कि उसने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। वह तय करती है कि अगली बार मिलने पर उसे जरूर सबक सिखाएगी। वह अपने मन में पक्का इरादा करती है। दूसरी तरफ लोंगतियन को अचानक छींक आती है और वह सोचता है कि कोई उसे याद कर रहा है। फिर वह गुस्से में सोचता है कि वह भी उसे सबक सिखाएगा क्योंकि उसने उसका मौका खो दिया। एक नौजवान लड़का काले और सुनहरे कपड़ों में भीड़ भरी पुरानी गली में खड़ा हंस रहा होता है और कहता है कि तुमने मेरी असली बीवी बनने का दर्जा खो दिया है, अब तुम सिर्फ एक रखेल बन सकती हो। आसपास खड़े लोग उसे देखकर आपस में बातें करते हैं कि क्या यह आदमी पागल हो गया है। इसके बाद लिू जियानन एक बांस के बगीचे में लाल और सुनहरे कपड़ों में खड़ी दिखाई देती है। उसके पीछे ये ल्यूयुन खड़ा सोच रहा होता है कि उसके रहते इतनी खराब कहानी आगे कैसे बढ़ सकती है। वह मन में सोचता है कि उसे सिर्फ प्लॉट में साइन इन करना है, कहानी को ऐसे ही चलने देना जरूरी नहीं है। ये ल्यूयुन आगे सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की किसी और के पास कैसे जा सकती है, इससे अच्छा है कि वह खुद उसे हासिल कर ले। फिर वह खुद को समझाता है कि मन में ऐसा सोचना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ पिंक ड्रेस वाली लड़की गुस्से में बड़बड़ाती है कि वह लड़की उससे बस थोड़ी बड़ी और मैच्योर है तो क्या हुआ,
फिर सीन बदलता है जहां ये लिू यून और लिू जियानान आमने सामने होते हैं। वह उसे फुरेन कहकर संबोधित करता है, जिस पर लिू जियानान कहती है कि वह काफी समय से किसी के इतना करीब नहीं आई थी, इसलिए थोड़ा खो गई थी। फिर लिू जियानान उसे अपने साथ आने को कहती है। ये लिू यून पीछे चलते हुए सोचता है कि उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा फ्रेंडली हो गई है। दोनों एक कमरे में दाखिल हो जाते हैं। कमरे में लिू जियानान उसे एक लाल चमड़े की थैली देती है और कहती है कि उसके पास ज्यादा खास चीजें नहीं हैं, बस कुछ हाई ग्रेड इमॉर्टल स्टोन्स हैं। ये लिू यून थैली लेकर धन्यवाद देता है और कहता है कि यह भी बहुत अच्छा है। वह मुस्कुराकर जवाब देती है कि अगर उसे पसंद आया तो अच्छा है। फिर वह कहती है कि इस हवेली में उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए अगर उसके पास समय हो तो क्या वह उससे बात करेगा। ये लिू यून मन में सोचता है कि एक नौकर और मालिक की पत्नी के बीच ज़्यादा करीब होना परेशानी खड़ी कर सकता है। वह सोचता है कि अगर किसी ने देख लिया और बात जाओ फेंग तक पहुंच गई तो मुश्किल हो जाएगी। यह सोचकर लिू जियानान उदास हो जाती है। ये लिू यून आगे सोचता है कि जाओ फेंग जल्द ही गॉड किंग रियल्म तक पहुंच सकता है, इसलिए उससे डरना ज़रूरी है। लिू जियानान धीरे से कहती है कि अगर उसकी मर्जी नहीं है तो रहने दे। तभी ये लिू यून जल्दी से बात काटकर कहता है कि अगर फुरेन को कोई आपत्ति नहीं है तो वह तैयार है। वह मन में सोचता है कि उसे डरने की क्या ज़रूरत है, वह तो असली हीरो लोंगतियन से भी नहीं डरता, तो फिर एक विलन के पिता से क्यों डरे। यह सुनकर लिू जियानान खुश हो जाती है। फिर वह कहती है कि वह शुरू से अपने परिवार का बदला खुद लेना चाहती थी, लेकिन अगर कोई साथ मिल जाए तो बुरा नहीं है। कुछ दिन बाद दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। रात के समय ये लिू यून कॉरिडोर में चल रहा होता है। तभी सामने से जाओ मैंशन का ग्वांजिया आता दिखाई देता है और वह सोचता है कि यह यहाँ क्यों आया है। ग्वांजिया उसके पास आकर कहता है कि क्या उसे नहीं लगता कि वह फुरेन के बहुत करीब हो रहा है। ये लिू यून मन में सोचता है कि उसे इससे क्या मतलब, और यह भी समझ जाता है कि शायद यह जाओ फेंग का छोड़ा हुआ जासूस है। अंदर कमरे में बैठी लिू जियानान भी समझ जाती है कि ग्वांजिया उस पर नजर रख रहा है। बाहर ग्वांजिया गुस्से में उंगली उठाकर कहता है कि क्या वह मरना चाहता है और क्या उसे मालिक के गुस्से का डर नहीं है। वह चिल्लाकर कहता है कि क्या उसे नहीं पता कि वह मालिक की पत्नी है। ये लिू यून शांत रहकर जवाब देता है कि उसे इससे क्या फर्क पड़ता है। ग्वांजिया कहता है कि हवेली में लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन ये लिू यून फिर वही जवाब देता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्वांजिया और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। चलते हुए ये लिू यून सोचता है कि इस समय जाओ फेंग अपनी कल्टीवेशन के अहम दौर में है, इसलिए वह बाहर नहीं आएगा। वह खुद से कहता है कि उसने सिर्फ बात की है, कुछ गलत नहीं किया, और जब तक जाओ फेंग बाहर आएगा तब तक वह काफी मजबूत हो चुका होगा। दूसरी तरफ ग्वांजिया चिल्लाता है कि इस हवेली में हर चीज उसके हाथ में है, यहाँ तक कि वह किसी नौकर को मौत की सजा भी दे सकता है। यह सुनकर ये लिू यून रुक जाता है और कहता है कि यह बात गलत है, क्योंकि मालिक की गैर मौजूदगी में हवेली का नियंत्रण फुरेन के पास होना चाहिए। वह पूछता है कि क्या ग्वांजिया खुद को फुरेन से बड़ा समझता है या उसे कोई महत्व नहीं देता। ग्वांजिया घबरा जाता है और पसीना बहाते हुए कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। आसपास के नौकर भी आपस में बातें करने लगते हैं। तभी लिू जियानान वहां आती है और पूछती है कि क्या सच में उसकी कोई अहमियत नहीं है। सभी नौकर झुककर उसे सलाम करते हैं। ये लिू यून भी झुककर सलाम करता है और मन में सोचता है कि यह यहाँ कैसे आ गई। ग्वांजिया घुटनों के बल बैठकर माफी मांगता है और कहता है कि ये लिू यून एक आदमी है, इसलिए उसका फुरेन के साथ ज्यादा समय बिताना ठीक नहीं लगता। लिू जियानान कहती है कि उसे ये लिू यून दिलचस्प लगा, इसलिए उसने उससे बात की। फिर वह कहती है कि वह नियमों का पालन करती है, या क्या ग्वांजिया उसे एक हल्की औरत समझता है। ग्वांजिया डर जाता है। वह सबको जाने का आदेश देती है और सभी वहां से चले जाते हैं। फिर वह ये लिू यून के पास आकर पूछती है कि क्या वह ठीक है। ये लिू यून नाटक करते हुए कहता है कि वह डर गया था और अगर फुरेन उसे गले लगा लें तो वह बेहतर महसूस करेगा। यह सुनकर लिू जियानान मुस्कुराती है और उसके माथे पर उंगली मारकर उसे डेंग तुजी कहती है। इसके बाद ये लिू यून सोचता है कि अब अगला प्लॉट शुरू होने वाला है, जो लानलिंग ऑक्शन है, जहां असली हीरो लोंगतियन एक खास खजाना हासिल करेगा। उधर पिंक ड्रेस वाली लड़की अपनी नौकरानी को बुलाकर पूछती है कि क्या लानलिंग ऑक्शन का इनविटेशन आया है। नौकरानी बताती है कि ऐसे निमंत्रण पहले ही आ जाते हैं। वह लड़की उसे लाने को कहती है क्योंकि वह वहां जाना चाहती है। वह इनविटेशन पाकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ये लिू यून अपने कमरे में परेशान होता है कि ऑक्शन अगले ही दिन है और उसमें सिर्फ लोंगतियन शामिल होगा, तो वह वहां कैसे जाएगा। तभी लिू जियानान उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह ऑक्शन के बारे में जानता है। वह कहती है कि वह काफी समय से हवेली में बंद है और बाहर जाना चाहती है, इसलिए वह कल ऑक्शन में जाएगी, और पूछती है कि क्या वह उसके साथ चलेगा। यह सुनकर ये लिू यून मन में खुश हो जाता है और सोचता है कि क्या वह खुद ही असली हीरो बन गया है जिसे सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन बाहर से वह पूछता है कि उसका चेहरा लाल क्यों है। लिू जियानान शर्माकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे अगली सुबह मिलने को कहकर जल्दी से वहां से चली जाती है, जबकि ये लिू यून उसे देखकर हैरान रह जाता है।
ये लियू यून बालकनी पर खड़ा रात के आसमान में लैंटर्न्स को देखता है और सोचता है कि उसकी दूसरी चेक इन अपॉर्चुनिटी जल्द आने वाली है। फिर सीन जाओ मैंशन के मेन गेट पर शिफ्ट होता है, जहां लिू जियानन लाल ड्रेस में खड़ी होती है और ये लियू यून के साथ बाहर निकलने लगती है। तभी जाओ फैमिली का बटलर झुककर उन्हें रोकता है और कहता है कि मास्टर ने मैडम को घर से बाहर जाने से मना किया है। लिू जियानन गुस्से में पूछती है कि क्या उसके पास घर से बाहर जाने का भी कोई हक नहीं है। बटलर हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि यह फैमिली हेड का आदेश है। तभी जाओ काय सफेद और गोल्ड ड्रेस में वहां आ जाता है। ये लियू यून उसे देखकर मन ही मन सोचता है कि फुलिश यंग मास्टर आ गया। जाओ काय पास आकर पूछता है कि सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। बटलर और ये लियू यून दोनों झुककर उसे यंग मास्टर कहते हैं। जाओ काय ये लियू यून को पहचान लेता है, जबकि बटलर थोड़ा घबरा जाता है। ये लियू यून समझाता है कि मैडम घर में बोर हो रही थी, इसलिए वह लैंडलिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स के ऑक्शन में जाना चाहती है। जाओ काय यह सुनकर तुरंत उन्हें जाने की इजाजत दे देता है, जिस पर ये लियू यून उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन बटलर बीच में बोलता है कि फैमिली हेड ने कल्टीवेशन रिट्रीट के दौरान मैडम को बाहर जाने से मना किया है। जाओ काय हैरानी से पूछता है कि क्या यह उसके पिता ने कहा है, और बटलर हाँ में जवाब देता है। जाओ काय थोड़ा परेशान होकर ये लियू यून से उसकी राय मांगता है। ये लियू यून कहता है कि जाओ फैमिली का फ्यूचर आखिरकार जाओ काय का ही है और फेंग चांकिन भी आगे चलकर फेंग फैमिली की हेड बनेगी, इसलिए दोनों का स्टेटस बराबर है। वह आगे कहता है कि शायद फेंग चांकिन ने अभी तक जाओ काय को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे डिसाइसिव लोग पसंद हैं। जाओ काय इस बात को गहराई से सोचने लगता है। ये लियू यून मन ही मन हंसता है कि फेंग चांकिन का नाम आते ही इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जबकि लियू जियानन पीछे खड़ी मुस्कुरा रही होती है। जाओ काय फैसला करता है कि आज वह खुद निर्णय लेगा और उन्हें जाने की अनुमति देता है, क्योंकि एक साधारण ऑक्शन में कोई बड़ी बात नहीं है। बटलर रोकने की कोशिश करता है तो जाओ काय कहता है कि अगर उसके पिता पूछें तो कह देना कि यह उसका आदेश था। इसके बाद ये लियू यून और लियू जियानन, जो अब वेल पहने हुए होती है, शहर होलिंग की भीड़भाड़ वाली गलियों से गुजरते हैं। लियू जियानन शहर की रौनक देखकर खुश होती है। ये लियू यून उससे पूछता है कि क्या वह पहले कभी यहाँ घूमने नहीं आई। लियू जियानन बताती है कि शादी के बाद से वह हमेशा जाओ मैंशन के अंदर ही रही है और कभी बाहर नहीं आई। ये लियू यून कहता है कि भविष्य में जब भी वह बाहर जाना चाहे उसे बता सकती हैं और वह उनके साथ जाएगा। लियू जियानन खुशी से मान जाती है। दोनों लैंडलिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हैं, जहां अटेंडेंट्स झुककर उनका स्वागत करते हैं। अंदर ये लियू यून एक मेड को देखकर सोचता है कि यहाँ की लड़कियां वाकई बहुत खूबसूरत हैं। मेड उन्हें उनके प्राइवेट बूथ तक ले जाती है। बूथ में बैठने के बाद ये लियू यून ओरिजिनल प्लॉट को याद करता है। उसे याद आता है कि मेन कैरेक्टर लॉन्ग तियन यहीं एक साधारण आइटम से एक बहुत पावरफुल मेडिसिन हासिल करेगा, जो उसे पूरी तरह बदल देगी। वह पहचानता है कि यह 5th ग्रेड बोन ब्रेकिंग गोल्डन टेम्परिंग पिल है। दूसरी तरफ फेंग चांकिन चाय पीते हुए इसी पिल के बारे में सोचती है और हैरान होती है कि इतने छोटे ऑक्शन में इतनी कीमती चीज कैसे हो सकती है। उसे लगता है कि अगर यह खबर बाहर गई तो सब लोग इसके लिए लड़ पड़ेंगे। ये लियू यून सोचता है कि यह पिल बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेटर्स के लिए बहुत फायदेमंद है, और तभी उसे याद आता है कि वह खुद भी ऐसा ही कल्टीवेटर है। उसी समय फेंग फैमिली की एक पिंक और येलो ड्रेस वाली लड़की अपने रूम में आराम करते हुए फैसला करती है कि वह यह पिल खरीदकर ये लियू यून को गिफ्ट करेगी। ये लियू यून सोचता है कि यह सिर्फ एक दवाई है, इसलिए वह चुपचाप कहानी अनफोल्ड होते देखेगा। लियू जियानन भी सोचती है कि उसने अभी तक ये लियू यून को कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए वह इस ऑक्शन का फायदा उठाने का सोचती है। पिंक ड्रेस वाली लड़की कॉरिडोर में भागती है और दरवाजा खोलकर फेंग चांकिन को देखती है। वह पूछती है कि क्या वह अभी तक हाईलैंड सेक्ट के लिए नहीं गई। मन ही मन वह डरती है कि कहीं फेंग चांकिन उसका पसंदीदा आदमी ये लियू यून उसे छीन न ले। फेंग चांकिन शांति से जवाब देती है कि 2 दिन बाद जाना भी ठीक है और उसे साथ चलने का सुझाव देती है। फिर दोनों ये लियू यून और लियू जियानन के बूथ में पहुंचती हैं, जिसे देखकर ये लियू यून हैरान हो जाता है कि वे यहाँ क्यों आई हैं। फेंग चांकिन उन्हें ग्रीट करती है और कहती है कि वह लियू जियानन से मिलने का मौका ढूंढ रही थी और यह ऑक्शन उसके लिए सही मौका था। पिंक ड्रेस वाली लड़की लियू जियानन को सिस्टर लियू कहती है और लियू जियानन उन्हें विनम्रता से वेलकम करती है। ये लियू यून यह सब देखकर सोचता है कि इनकी दोस्ती इतनी गहरी कैसे हो गई और कहीं यह बटरफ्लाई इफेक्ट तो नहीं है। वह मन ही मन मजाक करता है कि सीनियरिटी के हिसाब से लियू जियानन जाओ काय से ऊपर है, यानी जाओ काय को अचानक 2 छोटी स्टेप मदर्स मिल गई हैं। उसी समय ये लियू यून को छींक आती है। दूसरी तरफ लॉन्ग तियन थका हुआ बैठा होता है और सोचता है कि फेंग चांकिन आखिर कहाँ चली गई। उसका साथी उससे पूछता है क्या हुआ, तो वह कहता है कि कुछ नहीं, बस वे दोनों बहुत करीब हैं। वापस बूथ में पिंक ड्रेस वाली लड़की परेशान होती है कि उसकी थोड़ी सी देरी की वजह से उसकी सीट छूट गई और वह अगली बार जल्दी रिएक्ट करने का फैसला करती है। फेंग चांकिन बाकी लड़कियों से पूछती है कि क्या इस ऑक्शन में उन्हें कुछ पसंद आया है। पिंक ड्रेस वाली लड़की कहती है कि अभी आइटम्स का पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि कुछ अच्छा मिलेगा। लियू जियानन भी सहमति में सिर हिलाती है। लियू जियानन मन ही मन सोचती है कि बोन ब्रेकिंग गोल्डन टेम्परिंग पिल हासिल करना आसान नहीं होगा।
फिर वह ये ल्यूयुन से पूछती है कि उसे कुछ पसंद आया या नहीं। ये ल्यूयुन हैरान होता है और सोचता है कि यह तो एक साधारण चेंबर है, यहाँ कोई खास चीज़ नहीं होगी, और अगर प्लॉट की ज़रूरत न होती तो वह यहाँ आता ही नहीं। वह कैटलॉग देखता है और अचानक रुक जाता है। लियू जियानन पूछती है, क्या हुआ? ये ल्यूयुन कहता है कि उसे हैरानी हुई है कि इस ऑक्शन का फिनाले आइटम एक स्पिरिचुअल टूल है। वह समझाता है कि इस दुनिया में वेपन्स की 5 टियर्स होती हैं: मॉर्टल, मैजिकल, स्पिरिचुअल, डिवाइन और सेक्रेड। वह आगे बताता है कि एक स्पिरिचुअल टूल ही बहुत कीमती होता है और हाइलन सेक्ट के पास भी सिर्फ एक डिवाइन वेपन है। फिर उसकी नज़र लिस्ट में लिंगलू हू नाम के आइटम पर पड़ती है और वह पूछता है कि यह क्या है। लियू जियानन उसे बताती है कि लिंगलू हू दरअसल एक सपोर्टिंग स्पिरिचुअल टूल है। एक ऑक्शन बुक दिखाई जाती है जिसमें लिंगलू हू के बारे में लिखा होता है। लिन चेन उस किताब को पढ़ रहा होता है और उसके पास 3 लड़कियां बैठी होती हैं। किताब के अंदर लिंगलू हू यानी स्पिरिट ड्यू बॉटल की तस्वीर दिखाई जाती है जो घाव ठीक कर सकती है। लिन चेन मन ही मन सोचता है कि ड्यू इकट्ठा करना ज़्यादातर कल्टीवेटर्स के लिए समय की बर्बादी है। फिर एक लड़की की आंखों का क्लोजअप दिखाया जाता है। उसके बाद लैनलिंग शंघुई के ऑक्शन हॉल का दरवाजा खुलता है और एक गार्ड अंदर झांकता है। लिन चेन उसे देखकर कहता है कि वह आ गया। तभी ब्लैक और गोल्ड कपड़ों में लोंगतियन बड़े रौब से अंदर आता है और गार्ड उसे देखता रहता है। लोंगतियन गार्ड से पूछता है कि क्या आज उनकी कॉमर्स ऑक्शन नहीं है। गार्ड अदब से उसे रास्ता दिखाता है, जबकि बाकी लोग उसे देखकर सोचते हैं कि यह किसी बड़े खानदान का व्यक्ति लगता है। ऊपर बैठे लिन चेन, फेंग चनकिन और बाकी लड़कियां यह सब देख रही होती हैं। लिन चेन मन में सोचता है कि शायद यह प्रोटैगनिस्ट ऑरा है। लोंगतियन अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। ऑक्शन की तैयारी शुरू होती है और एक सर्वेंट स्टेज पर सामान लाता है जिसमें एक चीज़ लाल कपड़े से ढकी होती है। लिन चेन ध्यान से उसे देखता है। होस्ट लड़की लाल कपड़ा हटाती है और सबके सामने जुएयू शन युएन यानी ब्लड जेड सेक्रेड एप की मूर्ति पेश करती है। ऑडियंस में बैठे लोग इसे देखकर निराश होते हैं और कहते हैं कि यह तो बस एक साधारण पत्थर का बंदर है, किसी काम का नहीं। लोंगतियन भी उन्हें ध्यान से देख रहा होता है। होस्ट इसकी शुरुआती कीमत एक लोअर ग्रेड इमॉर्टल स्टोन बताती है। एक मोटा आदमी कहता है कि दिखने में अच्छा है, इसलिए डेकोरेशन के लिए बिड करता है। होस्ट और बिड्स पूछती है। तभी लोंगतियन खड़ा होकर 10 लोअर ग्रेड इमॉर्टल स्टोन्स की बिड लगाता है और होस्ट उसका ऐलान करती है। जब होस्ट और बिड्स पूछती है तो फेंग चनकिन अचानक 20 की बिड लगा देती है, जिस पर लोंगतियन गुस्से से उसकी तरफ देखता है। पिंक कपड़ों वाली लड़की लोंगतियन को देखकर चिढ़ जाती है और कहती है कि यह वही गंदा आदमी है और इसे सबक सिखाना चाहिए। लिन चेन सोचता है कि यह बटरफ्लाई इफेक्ट है, क्योंकि हीरोइन खुद मेल लीड से टकराकर उसकी अपॉर्चुनिटी छीन रही है और वह सोचता है कि क्या लोंगतियन इसके बिना आगे बढ़ पाएगा। लोंगतियन 50 की बिड लगाता है, लेकिन फेंग चनकिन तुरंत 100 बोल देती है, जिससे लोंगतियन गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है। तभी रेड वेल पहनी लियू अचानक 10 मिड ग्रेड इमॉर्टल स्टोन्स की बिड लगाती है, जिससे पूरी सभा और लोंगतियन हैरान रह जाते हैं। होस्ट लोंगतियन से और बिड पूछती है, लेकिन वह अंदर से परेशान होता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा मिड ग्रेड स्टोन्स नहीं हैं। लियू फेंग चैनकिन से कहती है कि बुरा मत मानना, उसने सिर्फ पसंद आने पर बिड की थी। फेंग चैनकिन जवाब देती है कि उसे भी यह चीज पसंद है। फिर लियू 1 हाई ग्रेड इमॉर्टल स्टोन की बिड लगाती है और कहती है कि अगर फेंग चैनकिन को सच में पसंद है तो वह छोड़ देगी, लेकिन वह मुश्किल से बाहर आती है, इसलिए लेना चाहती है। फेंग चैनकिन चुनौती स्वीकार करते हुए 10 हाई ग्रेड इमॉर्टल स्टोन्स की बिड लगा देती है। दोनों एक दूसरे को घूरती हैं और माहौल में तनाव बढ़ जाता है, जबकि लिन चेन परेशान हो जाता है। लिन चेन सोचता है कि इन दोनों की टक्कर ने मेल लीड को पूरी तरह साइड कर दिया है। लोंगतियन खड़ा होकर चिल्लाता है कि क्या फेंग चैनचिन जानबूझकर उसकी बेइज्जती कर रही है। महफिल में लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि इस लड़के का फेंग चैनकिन से क्या रिश्ता है। फेंग चैनकिन बालकनी के किनारे तक चलकर आती है। वह कहती है कि वह बस चीज़ खरीदना चाहती है, इसमें बेइज्जती की बात कहाँ से आ गई। लोंगतियन गुस्से में कहता है कि एक दिन वह उसे इसका मजा चखाएगा। लोग उसके बैकग्राउंड के बारे में बातें करने लगते हैं। पिंक कपड़ों वाली लड़की सबके सामने बता देती है कि यही वह आदमी है जो फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर फेंग फैमिली में चैनकिन से शादी करने आया था। वह मजाक उड़ाते हुए कहती है कि एक मेंढक ने आसमान के परिंदे का सपना देख लिया है बिना अपनी औकात जाने। पूरी सभा लोंगतियन पर हंसने लगती है और वह गुस्से से भर जाता है। लोंगतियन गुस्से में चिल्लाता है। लिन चेन अपने साथियों से कहता है कि चलो हम भी जाकर देखते हैं। लोंगतियन गुस्से में ऑक्शन हॉल से बाहर निकल जाता है। वह मन में कसम खाता है कि फेंग चैनकिन को हर हाल में हासिल करेगा और गुस्से से बालकनी की तरफ देखता है। पिंक कपड़ों वाली लड़की उसके पीछे आती है और ताना मारती है कि पहले चैनकिन और अब लियू पर नजर है। लोंगतियन गुस्से में कहता है कि तुम मौत को दावत दे रही हो। लोंगतियन उन पर हमला करने की तैयारी करता है और कहता है कि वह अपना बदला जरूर लेगा।
वह रोष में कहता है कि पहले सीनियर्स और अब जूनियर्स भी उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो उसकी कल्टीवेशन का क्या फ़ायदा। लोंगतियान अपनी पूरी ताकत से ज्यूजुआन शुआंगोंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी ताकतवर स्ट्राइक को बहुत आसानी से रोक दिया जाता है, जिससे वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। लोंगतियान पीछे गिर जाता है और परेशान होकर सोचता है कि क्या वह सच में इतना कमज़ोर है। जख्मी हालत में खड़ा होकर वह हैरानी से सामने खड़े व्यक्ति को देखता है और सोचता है कि आखिर यह कौन है जो उसके सामने खड़ा है। एक नौजवान लड़का। ये लियू यून एक लड़की फेंग शाओजिए से दूर रहने की धमकी देता है और कहता है कि अगर वह दोबारा उसके करीब आने की कोशिश करेगी तो वह उसकी टांगें तोड़ देगा। दूसरी तरफ लोंगतियान, जिसका चेहरा जख्मी और नीला पड़ा हुआ है, गुस्से में अपना हाथ कसकर बांधता है और कहता है कि झाओ काई को बता देना कि आज की बात वह याद रखेगा और इसका बदला जरूर लेगा। इसके बाद ये लियू यून बाजार की सड़क पर चलते हुए अचानक छींकता है और सोचता है कि उसे अचानक कोई बुरा एहसास क्यों हो रहा है, या शायद यह उसकी गलतफहमी है। वह चलते चलते यह भी सोचता है कि फेंग चियनचियन कहाँ चली गई है, जबकि दूसरी तरफ लोंगतियान ऑक्शन हॉल में सबके सामने गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि वह यह हिसाब याद रखेगा और वहां से चला जाता है। तभी ये लियू यून के सामने एक नीला सिस्टम इंटरफेस आता है जो बताता है कि प्लॉट चेक इन कामयाब रहा और उसे एक नया चेक इन मौका मिला है। वह अंदर जाता है जहां 3 औरतें खड़ी होती हैं। घूंघट में खड़ी लियू जियानान उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है और वह जवाब देता है कि वह ठीक है। साथ ही लोंगतियान की ताकत की तारीफ करता है कि वह उसकी पाम स्ट्राइक खाने के बाद भी जल्दी खड़ा हो गया। फेंग चियनचियन कहती है कि अब वापस चलने का समय हो गया है। पिंक कपड़ों वाली लड़की खुश होती है, लेकिन उसे पहले वापस जाने को कहा जाता है क्योंकि फेंग चियनचियन थोड़ी देर और रुकना चाहती है। फिर लियू जियानान और ये लियू यून साथ चल रहे होते हैं और उसके हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स होता है। ये लियू यून सोचता है कि क्या इसमें 5th ग्रेड बोन ब्रेकिंग टेम्परिंग गोल्डन पिल है। चलते चलते लियू जियानान एक लाल बंदर का खिलौना गिरा देती है जो टूटकर एक चमकदार लाल पिल में बदल जाता है। वह कहती है कि उसकी किस्मत अच्छी है और उसे बॉक्स में रख लेती है। ये लियू यून पूछता है कि यह क्या है, तो वह बताती है कि यह पिल उसके लिए बहुत सूटेबल है। ये लियू यून समझता है कि उसके बदले के मिशन के लिए यह बहुत काम आएगी। वह बॉक्स ले लेता है और शुक्रिया अदा करता है। साथ ही सोचता है कि वह मुफ्त में फ़ायदा लेने वाला इंसान नहीं है और इसका बदला जरूर चुकाएगा। उसे याद आता है कि कहानी के हिसाब से लियू जियानान को 9-tailed हेवन डिस्ट्रॉइंग फिजिक के लिए एक खास कल्टीवेशन टेक्निक मिलेगी, इसलिए वह खुद वह टेक्निक ढूंढकर उसे सिखाने का फैसला करता है। लियू जियानान जाने लगती है और ये लियू यून मुस्कुराकर सोचता है कि बड़ी उम्र की औरतें ज्यादा केयर करती हैं, जबकि लोग छोटी लड़कियों को ही खजाना समझते हैं। उधर पिंक कपड़ों वाली लड़की अपने कमरे में बैठकर गुस्से में सोचती है कि छोटी लड़कियों में क्या कमी है और फैसला करती है कि अगली बार वह भी कोई अच्छा गिफ्ट देगी। फिर ये लियू यून अपने कमरे में उस पिल के सामने बैठकर सिस्टम को बुलाता है। सिस्टम चेक इन के बाद उसे ग्रेट की हेवनली इमॉर्टल आर्ट और 150 साल का कल्टीवेशन एक्सपीरियंस देता है। वह खुश होता है और कहता है कि चीट कोड से बेहतर कुछ नहीं। फिर उसे याद आता है कि यह टेक्निक चीत यंदाशेंग यानी सन वुकोंग से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ फेंग चियनचियन यह नाम सुनकर सोचती है कि यह बहुत ताकतवर टेक्निक है। ये लियू यून समझता है कि उसकी पुरानी टेक्निक सिर्फ बॉडी को मजबूत करती थी, लेकिन यह नई टेक्निक सब कुछ बैलेंस कर देगी। वह सिस्टम को पॉइंट्स ऐड करने को कहता है और 50 साल इस नई टेक्निक पर और 100 साल पुरानी टेक्निक पर खर्च करता है, जिससे उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। वह मेडिटेशन में बैठता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसे याद आता है कि उसके पास 5th ग्रेड पिल भी है। वह उसे निगल लेता है और कल्टीवेशन शुरू करता है, जिससे उसके शरीर में क्रैक्स और एनर्जी बनने लगती है और उसे बहुत दर्द होता है। बाहर खड़ी लियू जियानान उसकी आवाज़ सुनती है और गर्व महसूस करती है, लेकिन अंदर नहीं जाती क्योंकि वह मदद नहीं कर सकती। ये लियू यून अपनी टेक्निक का 2nd रेवोल्यूशन ब्रेक करता है और राहत की सांस लेता है कि ब्रेक थ्रू का एहसास अलग ही होता है। वह सोचता है कि अगर लियू जियानान ने उसे पिल न दी होती तो वह इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता। वह फैसला करता है कि वह 9-tailed हेवन डिस्ट्रॉइंग फिजिक की टेक्निक ढूंढकर उसे गिफ्ट करेगा। फिर वह सोने चला जाता है, जबकि बाहर खड़ी लियू जियानान दुआ करती है कि उसका दिया हुआ सामान उसके काम आए। ये लियू यून आगे की कहानी के बारे में सोचता है कि अगला प्लॉट फायर स्केल सिटी में नहीं होगा, बल्कि फेंग चियनचियन हाईलैंड सेक्ट में दाखिल होगी। वह सोचता है कि लोंगतियान भी वहां जाएगा और अपनी ताकत से सबको इम्प्रेस करेगा। फिर उसे याद आता है कि हाईलैंड सेक्ट की सेक्ट मास्टर भी एक फीमेल लीड है जिसका नाम शुई युएशान है। उधर शुई युएशान अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि क्या वह भी एक फीमेल लीड है। वह समझती है कि हर फीमेल लीड आखिर में लोंगतियान की औरत बन जाती है और सोचती है कि क्या उसका भी वही हाल होगा।
तभी एक एल्डर अंदर आकर पूछता है कि वह परेशान क्यों है, तो वह कहती है कि रिसेंट सिक्लूडेड कल्टीवेशन की वजह से उसका मन थोड़ा अस्थिर है और एल्डर उसे आराम करने की सलाह देता है। लानजोंग की जोंगजू शुई युए शान अपने तख्त पर बैठी होती है और वहां मौजूद एल्डर्स से कहती है कि अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो वह अपनी मेडिटेशन बियाई गुआन जारी रखेंगी। तभी एक एल्डर उन्हें आने वाले नए डिसाइपल्स के कंपटीशन शिनडीजी दाबी के बारे में बताता है। यह सुनकर शुई युए शान को एक पुरानी आवाज याद आती है जिसमें कहा गया था कि इस कंपटीशन में मेल लीड लॉन्ग तियान भी आएगा और वह मन ही मन सोचती हैं कि वह उससे मिलना चाहती हैं। फिर वह एल्डर्स से कहती हैं कि कंपटीशन के समय वह खुद वहां मौजूद रहेंगी और इसके बाद अचानक अपने तख्त से गायब हो जाती हैं। सेक्ट के बाहर पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा दिखता है जहां शुई युए शान आसमान की तरफ देखते हुए सोचती हैं कि जो इनर वॉइसेस उन्हें सुनाई दे रही हैं शायद उनका संबंध उसी से है। दूसरी तरफ एक झील के पास ये लियू युन एक लड़की के साथ खड़ा होता है और अपने दिल में सोचता है कि ऑथर ने शुई युए शान के बारे में बहुत कम लिखा है, बस इतना कि जब उसने है लानजोंग संभाला था तब वह दुश्मनों को बेरहमी से मारने वाली थी। वह आगे सोचता है कि उसने डेमोनिक पार्ट मैडाओ के कई डिसाइपल्स को खत्म किया और कई सेक्ट्स को तबाह कर दिया ताकि सब लोग खामोश हो जाएं। फिर ये लियू युन के दिमाग में आता है कि जब सेक्ट मजबूत हो गया तो शुई युए शान ने यह सब कत्लो गारत बंद कर दिया और वह उसे सिर्फ एक टूल पर्सन गोंगजू रेन की तरह देखता है। हैरानी की बात यह होती है कि शुई युए शान को उसकी यह सारी बातें सुनाई देने लगती हैं और वह चौंक जाती हैं कि क्या वह सच में उसे टूल पर्सन कह रहा है। इसी बीच ये लियू युन सोचता है कि शुई युए शान लॉन्ग तियान को हर तरह के ट्रेजर्स और टेक्निक्स देती है, उसे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा महत्व देती है और आखिर में खुद को भी उसके हवाले कर देती है। यह सुनकर शुई युए शान गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेती हैं और सोचती हैं कि क्या यही उसका भविष्य है कि वह लॉन्ग तियान की एक टूल पर्सन बन जाए और सब कुछ खो दे। उनके गुस्से का असर पूरे आसमान में दिखाई देता है। लानजोंग के ऊपर काले बादल छा जाते हैं और बिजली चमकने लगती है। डिसाइपल्स आसमान देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि क्या जोंगजू गुस्से में हैं और किसने उन्हें नाराज किया है। उधर ये लियू युन सोचता रहता है कि शुरुआत में शुई युए शान सिर्फ लॉन्ग तियान को अपना सक्सेसर समझकर मदद करती थी, लेकिन बाद में एक साजिश की वजह से वह उसकी औरत बन गई और वह साजिश खुद लॉन्ग तियान ने रची थी। यह सुनकर शुई युए शान बहुत ध्यान से सोचने लगती हैं कि वह साजिश क्या थी, लेकिन तभी ये लियू युन अपना ख्याल बदल देता है और सोचता है कि यह तो बहुत आगे की बात है, अभी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। यह बात सुनकर शुई युए शान और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मन ही मन कहती हैं कि यह बहुत जरूरी है। अगर वह लड़का उसके सामने होता तो वह उसे थप्पड़ मारती क्योंकि वह पूरी बात नहीं बता रहा। इसके बाद वह फैसला करती हैं कि वह है लानजोंग में ही लॉन्ग तियान का इंतजार करेंगी और देखेंगी कि उसमें कितनी हिम्मत है। धीरे धीरे आसमान साफ हो जाता है और धूप निकल आती है और वह फिर से शांत चेहरे के साथ खड़ी रहती है। दूसरी तरफ ये लियू युन सोचता है कि नए डिसाइपल्स का कंपटीशन एक अहम इवेंट है और उसे वहां चेक इन कियांडाओ करना चाहिए ताकि उसे कोई नया रिवॉर्ड मिल सके। लेकिन उसे याद आता है कि इस कहानी का विलेन झाओ काई है जो है लानजोंग नहीं जाता और क्योंकि वह उसका फॉलोअर जेनबैन है, अगर झाओ काई नहीं जाएगा तो वह खुद कैसे जा सकता है। वह सोचता है कि उसे कोई न कोई तरीका निकालना पड़ेगा। उसके साथ चल रही लड़की लियू जियानान मन ही मन सोचती है कि अगर ये लियू युन चला गया तो वह इस बड़े झाओ मेंशन में अकेली रह जाएगी और फिर से पहले की तरह तन्हा हो जाएगी। जब ये लियू युन उसे देखता है तो वह भी यही सोचता है कि अगर वह चला गया तो उसके साथ नहीं रह पाएगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि उनके दिल में एक दूसरे के लिए जगह है, जिस पर लियू जियानान खुशी से मुस्कुरा देती है। फिर वह आगे बढ़कर घूमती है और मुस्कुराते हुए उसे फुरेन कहकर बुलाती है और पूछती है क्या हुआ, जिस पर ये लियू युन शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि कुछ नहीं हुआ। वह उसे याद दिलाती है कि उन्होंने झील की सैर का वादा किया था, इसलिए जल्दी चलो। वह उसके पीछे चलने लगता है और सोचता है कि जब तक है लानजोंग जाने का रास्ता नहीं मिलता तब तक वह इस खूबसूरत लड़की के साथ समय बिता ले। इसके बाद सीन बदलता है और ये लियू युन एक आंगन में खड़ा अपनी टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वह सोचता है कि पहले वह उस बेवकूफ़ यंग मास्टर झाओ काई को है लानजोंग जाने के लिए मनाएगा ताकि वह खुद भी जा सके। तभी अचानक वहाँ फें कियान कियान आती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है कि वह इतनी सुबह यहाँ क्यों आई है। वह उसे एक चीज़ देती है, एक फ्लास्क लिंग लू हू। ये लियू युन तुरंत पहचान जाता है कि यह वही लिंग लू हू है जो लान लिंग ऑक्शन में सबसे आखिर में बेची गई थी।
वह हैरान होता है कि इतनी कीमती स्पिरिचुअल टूल फेंग कियान कियान के पास कैसे आई और वह उसे क्यों दे रही है। इस पर फेंग कियान कियान बताती है कि यह ग्रीन फॉरेस्ट में सुबह की शबनम ड्यू इकट्ठा करने के लिए बहुत उपयोगी है। वह मन ही मन सोचती है कि ये लियू यून पहला खास आदमी है जिससे वह मिली है और बताती है कि वह आज है लानजोंग जा रही है और उम्मीद करती है कि यह चीज उसके काम आएगी। यह सुनकर ये लियू यून अपने दिल में सोचता है कि क्या यह लड़की उसे पसंद करने लगी है, जबकि उसने तो कुछ खास किया भी नहीं। फिर वह खुद ही सोचने लगता है कि शायद वह बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वह अपने ही ख्यालों में थोड़ा घमंड महसूस करता है कि वह अपनी खूबसूरती को कितना भी छुपाए, वह छुप नहीं सकती। दूसरी तरफ फेंग कियान कियान बस मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। ये लियू यून अकेला खड़ा सोच रहा होता है कि फेंग कियान कियान अब है लानजोंग की तरफ निकल चुकी है और अब कहानी का अगला प्लॉट शुरू होने वाला है। वह यह भी सोचता है कि उसे वहां कैसे पहुंचना चाहिए। तभी पीछे से झाओ काई तेजी से भागता हुआ आता है और उसे आवाज देता है। झाओ काई हाँफते हुए उससे पूछता है कि फेंग कियान कियान कहाँ गई है, जिस पर यह लियू यून बताता है कि वह जा चुकी है और है लानजोंग पहुंच चुकी है। यह सुनकर झाओ काई हैरान होता है कि जाने से पहले वह उससे मिलने क्यों आई थी और ये लियू यून मन ही मन डरता है कि कहीं झाओ काई यह न समझ ले कि फेंग कियान कियान उसे पसंद करती है। ये लियू यून सोचता है कि क्या उसे कोई बहाना बनाना चाहिए, लेकिन फिर खुद ही सोचता है कि जब वह मेन कैरेक्टर से नहीं डरता तो विलेन से क्यों डरे। दूसरी तरफ झाओ काई खुद ही अंदाजा लगा लेता है कि फेंग कियान कियान शर्म की वजह से उससे सीधे बात नहीं कर सकी और ये लियू यून को उसका सबोर्डिनेट समझकर मैसेज देने आई थी। यह सोचकर झाओ काई खुश हो जाता है कि वह उसे पसंद करती है, जबकि ये लियू यून उसके इस बेवकूफ़ी भरे ख्याल पर दिल में अफसोस करता है। झाओ काई थोड़ा जज्बाती हो जाता है और ये लियू यून उसे बता देता है कि वह अब है लानजोंग में दाखिल हो चुकी है। अचानक झाओ काई फैसला करता है कि वह भी है लानजोंग ज्वाइन करेगा और वहां का डिसाइपल बनेगा। यह सुनकर ये लियू यून हैरान होकर पूछता है कि क्या उसने सच में यह फैसला कर लिया है, और झाओ काई कहता है कि अपने बाप के मना करने के बावजूद वह जरूर जाएगा। ये लियू यून मन ही मन सोचता है कि असली प्लॉट के मुताबिक झाओ काई को कभी है लानजोंग ज्वाइन नहीं करना था, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। फिर वह सोचता है कि अगर कहानी का रुख बदल भी गया है तो उसे फर्क नहीं पड़ता जब तक उसके अपने चेक इन के अंडाओं पर असर नहीं पड़ता। झाओ काई कहता है कि ये लियू यून अगले दिन उसके साथ चले और अगर वह सेलेक्ट न भी हुआ तो वह उसे वहां कोई छोटा काम दिलवा देगा। इसके बाद झाओ काई वहां से चला जाता है और ये लियू यून रात को जल्दी सोने और अगले दिन उस बेवकूफ मास्टर के साथ निकलने की तैयारी करता है। वह अपना फ्लास्क मेज पर रखता है। दूसरी तरफ पहाड़ पर खड़ी फेंग कियान कियान उसके आने के बारे में सोच रही होती है ताकि वह देख सके कि वह कैसा इंसान है। उधर लियू जियानान खिड़की से बाहर देखते हुए उदास हो जाती है और सोचती है कि ये लियू यून के जाने के बाद यह बड़ा महल बिल्कुल खाली हो जाएगा। वह यह भी सोचती है कि ये लियू यून आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और वह उसे पीछे नहीं खींचना चाहती। जब ये लियू यून अपना सामान लेकर बाहर आता है तो सामने लियू जियानान खड़ी मिलती है, जो उसे अलविदा कहने आई होती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह झाओ काई के साथ जा रहा है। यह देखकर ये लियू यून मन ही मन अफसोस करता है कि वह अभी कमज़ोर है। अगर ताकतवर होता तो उसे इस मुश्किल जगह से हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता। वह खुद से वादा करता है कि वह ताकतवर बनेगा और है लानजोंग जाकर लियू जियानान की 9 टेल्ड स्काई चार्म फिजिक के लिए बेहतरीन टेक्निक ढूंढेगा। वह अपनी ताकत बढ़ाने के बारे में सोच ही रहा होता है कि लियू जियानान उससे उसकी खामोशी की वजह पूछती है। फिर वह कहती है कि वह उसे एक गिफ्ट देना चाहती है और उससे अपनी आंखें बंद करने को कहती है। ये लियू यून आंखें बंद करके सोचता है कि शायद कोई उपयोगी स्पिरिचुअल टूल या दवा होगी। वह मजाक में यह भी सोचता है कि कहीं वह खुद को ही गिफ्ट न कर दे। तभी लियू जियानान उसके गाल पर किस कर देती है। लियू जियानान कहती है कि वह अभी यहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन मौका मिलते ही उससे मिलने आएगी। ये लियू यून उसे हामी भरता है और कहता है कि जब तक वह वापस आए वह उसका इंतजार करेगा। अगले दिन ये लियू यून और झाओ काई घोड़े और गाड़ी के साथ सफ़र पर होते हैं और झाओ काई कहता है कि देर हो रही है इसलिए जल्दी निकलना होगा। रास्ते में उनका रास्ता रुक जाता है और एक गार्ड बताता है कि सामने यू फैमिली की बड़ी बेटी यू यू खड़ी है। यह सुनकर ये लियू यून हैरान हो जाता है कि यू यू यहाँ क्यों आई है, क्योंकि असली कहानी के मुताबिक उसे अभी बहुत समय तक नहीं आना चाहिए था। यू यू गुस्से में शिकायत करती है कि सेकंड फीमेल लीड होने के बावजूद उसे बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है। फिर वह आगे बढ़ती है और ये लियू यून को नाम से पुकारती है। यू यू उसकी तरफ एक रस्सी फेंकती है जिसे ये लियू यून हवा में ही पकड़ लेता है। वह देखकर चौंक जाता है कि यह फुलिंग शेंग बाइंडिंग स्पिरिट रोप है, जो उनके खानदान का एक कीमती वेपन है। वह सोचता है कि असली कहानी में तो यू यू ने यह रस्सी झाओ काई को देनी थी जब वह उसकी दीवानी बनती, लेकिन अब वह उसे क्यों दे रही है। दूसरी तरफ यू यू खुद मन ही मन सोचती है कि क्या असली कहानी में उसने सच में यह कीमती चीज़ उस कमीने झाओ काई को देनी थी।
फिर वह ये लियू युन से बात करती है और कहती है कि उसने सुना है कि वह है लान सेक्ट जा रहा है। वह उसे एक शुलिंग रोप देती है ताकि वह सुरक्षित रह सके। वह आगे कहती है कि फेंग कियान कियान और लियू जियानान भी कदम उठा चुकी हैं, इसलिए उसके पास चुप बैठने की कोई वजह नहीं है। वह सिर्फ रोप नहीं दे रही बल्कि एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल रही है। इसी दौरान झाओ काई और ये लियू युन एक कैरिज के पास खड़े होते हैं और ये लियू युन के हाथ में चमकती हुई नीली रोप दिखाई देती है। लड़की ये लियू युन से कहती है कि इस बार मौका नहीं मिला, लेकिन अगली बार वह जहां भी जाएगा वह उसके साथ जाएगी। इसके बाद सीन बदलता है और वही लड़की एक बड़े अंधेरे हॉल में अपने पिता के सामने गुस्से में मुट्ठी बांधकर खड़ी होती है, जहां उसका पिता उसे जाने से मना करता है। लड़की अपने पिता से पूछती है कि वह क्यों नहीं जा सकती, जब सिस्टर कियान कियान भी है लान सेक्ट ज्वाइन कर चुकी है। वह कहती है कि अगर वह वहां सफल हुई तो परिवार का नाम रोशन होगा। उसका पिता जवाब देता है कि अगर वह कियान कियान की तरह आधी भी समझदार होती तो वह उसे जाने देता। पिता कहता है कि उनके यू परिवार का पारिवारिक जादू है। लान सेक्ट जितना मजबूत नहीं है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग के लिए काफ़ी है। यह सुनकर लड़की गुस्से में कहती है कि अगर उसे नहीं जाने देना तो ठीक है, उसे उनसे नफरत है, और वह वहाँ से भाग जाती है। पिता कुर्सी पर बैठकर सोच में पड़ जाता है। लड़की गुस्से में दरवाजे से बाहर निकलती है। फिर रात का दृश्य आता है जहां वह चुपके से यू परिवार के महल के एक कॉरिडोर से गुजरती हुई एक अंधेरे कमरे में जाती है। वहां मेज पर रखा कपड़ा हटाती है और एक चमकती हुई नीली और सुनहरी फुलिंग रोप निकालती है। उसे उठाकर खुश होती है और चुपके से बाहर निकल जाती है। इसके बाद सीन फिर कैरिज के पास आता है जहां ये लियू युन मन ही मन सोचता है कि एक फीमेल प्रोटैगोनिस्ट का उसे पसंद करना ही बड़ा सरप्राइज है, लेकिन अगर 3 हो तो यह 3 गुना बड़ा सरप्राइज है। लड़की उसे कहती है कि वह हर हाल में सुरक्षित वापस आए और फिर वहां से भाग जाती है। ये लियू युन अपने हाथ में रोप देखकर कहता है कि यह दिन सच में किसी सपने जैसा है। झाओ काई उसे कहता है कि उसने अच्छा काम किया। ये लियू युन मन में सोचता है कि अगर झाओ काई को पता चल गया कि फेंग कियान कियान ने भी उसे पहले एक स्पिरिचुअल टूल दिया था तो उसका रिएक्शन क्या होगा। वह नीली रोप को अपने सफ़ेद कपड़ों के अंदर छुपा लेता है। फिर वह झाओ काई से कहता है कि उन्हें पहले है लान सेक्ट चलना चाहिए। झाओ काई मान जाता है और दोनों कैरिज में बैठ जाते हैं, जिसके बाद ड्राइवर कैरिज को आगे बढ़ा देता है और वह पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। मुस्कुराते हुए अंदर आती है और अपने पिता से कहती है कि अगर कोई काम नहीं है तो वह अपने कमरे में जा रही है। उसका पिता चाय का कप रखते हुए उसे रोकता है और पूछता है कि उसने क्या भेज दिया है। लड़की हैरान होकर पूछती है कि क्या उन्हें पता चल गया। पिता मुस्कुराकर कहता है कि क्या वह उसे अंधा समझती है। वह बताता है कि वह यू परिवार का भविष्य का मुखिया है और शुलिंग रोप उसी की थी, इसलिए अगर वह देना चाहती थी तो दे सकती है। पिता कहता है कि अब वह बड़ी हो गई है और अपना पसंदीदा इंसान चुन लिया है। यह सुनकर लड़की शर्माने लगती है। पिता कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि वह उसे पसंद करेगी। वह मेज पर उंगलियां मारते हुए कहता है कि अगर वह चाहे तो वह दोनों का रिश्ता तय कराने में मदद कर सकता है, क्योंकि यू परिवार झाओ परिवार से कम नहीं है। लेकिन वह यह भी कहता है कि झाओ काई तो फेंग परिवार की फेंग कियान कियान को पसंद करता है, तो क्या लड़की को यकीन है कि वह उसे पसंद करता है। यह सुनकर लड़की हैरान हो जाती है और पूछती है कि इसमें झाओ काई का क्या संबंध है। पिता पूछता है कि क्या उसने फुलिंग रोप झाओ काई को नहीं दी। लड़की साफ मना कर देती है और कहती है कि वह उसे क्यों देगी। फिर वह बताती है कि उसने फुलिंग रोप ये लियू युन को दी है। यह सुनकर पिता हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये लियू युन किस बड़े परिवार का बेटा है। लड़की बताती है कि वह कोई अमीर या खास व्यक्ति नहीं है, बल्कि अभी झाओ काई का एक फैमिली सर्वेंट है। यह सुनते ही उसका पिता गुस्से में आ जाता है और कुर्सी का हत्था पकड़कर चिल्लाता है कि वह एक नौकर से प्यार करती है। इसके बाद सीन बदलकर है लान सेक्ट के बड़े पत्थर के सामने पहुंचता है, जहां बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। कैरिज वहां रुकती है और झाओ काई व ये लियू युन उतरते हैं। झाओ काई कहता है कि वह आखिरकार पहुंच गए और यह जगह बहुत शानदार है। ये लियू युन पहाड़ों पर बने इस भव्य सेक्ट को देखकर सोचता है कि कहानी के शुरुआती कई हिस्से यहीं होते हैं और मेल लीड लोंग तियान ने भी यहीं से सब सीखा था। झाओ काई ड्राइवर को इनाम लेने भेज देता है और फिर दोनों सेक्ट के बड़े दरवाजे की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। अंदर लोग एक चमकते पत्थर पर हाथ रखकर एडमिशन टेस्ट दे रहे होते हैं। ये लियू युन सोचता है कि एडमिशन के 2 तरीके हैं, एक उनके लिए जिन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं की ताकि उनका टैलेंट चेक हो सके, और दूसरा उनके लिए जो स्पिरिचुअल क्यूई कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उनका लेवल रिकॉर्ड किया जा सके। इसके बाद एक शांत हॉल में 2 महिलाएं बैठी होती हैं, एक मास्टर और दूसरी उसकी डिसाइपल फेंग कियान कियान। मास्टर उसे समझाती है कि ट्रेनिंग के दौरान गुस्सा या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जिस पर फेंग कियान कियान सिर झुकाकर मान जाती है।
मास्टर कहती है कि परेशान मत हो, जब वह व्यक्ति है लान सेक्ट आ चुका है तो वह जब चाहे उसे देख सकती है। यह सुनकर फेंग कियान कियान सोचती है कि क्या मास्टर को पता है कि वह क्या करने वाली है, और उसे याद आता है कि ये लियू यून के अनुसार मास्टर भी एक फीमेल प्रोटैगोनिस्ट है और वह भी उसकी आवाज सुन सकती है। मास्टर कहती है कि उसने अपनी लंबी जिंदगी में पहली बार इतना अजीब मामला देखा है। फेंग कियान कियान कहती है कि ये लियू यून पहली बार यहाँ आया है और ज्यादा बोलता नहीं है, इसलिए उसे मुश्किल हो सकती है। मास्टर मुस्कुराकर पूछती है कि क्या वह सच में कम बोलने वाला है। फिर वह सोचती है कि उसकी डिसाइपल अपने पसंदीदा इंसान के मामले में परेशान हो रही है। वह कहती है कि है लान सेक्ट कोई बुरी जगह नहीं है और अगर सब ठीक रहा तो नए डिसाइपल्स के कंपटीशन के बाद वह ये लियू यून को अपना सच्चा डिसाइपल बना लेगी। यह सुनकर फेंग कियान कियान बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो वह हर समय उसके साथ रह सकेगी। मास्टर बताती है कि वह यह सब सिर्फ फेंग कियान कियान के लिए नहीं कर रही, बल्कि वह खुद देखना चाहती है कि उसके खिलाफ कौन सी साजिश चल रही है। फेंग कियान कियान कहती है कि वह समझ गई। इसके बाद सीन वापस एडमिशन लाइन में आता है, जहां ये लियू यून खड़ा होता है और सोचता है कि यह नए डिसाइपल्स के कंपटीशन की जगह है, लेकिन हर कोई इसमें हिस्सा नहीं लेता क्योंकि जिनके पास ट्रेनिंग नहीं होती उनमें इतनी ताकत नहीं होती और सेक्ट किसी को मजबूर भी नहीं करता। वह आगे सोचता है कि फिर भी बहुत से लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, क्योंकि अगर वे सिर्फ साधारण एडमिशन लेते हैं तो उन्हें सबसे निचला दर्जा यानी आउटर डिसाइपल मिलता है। लेकिन अगर कोई इस कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन करे तो कोई एल्डर या खुद सेक्ट मास्टर उसे अपना सच्चा डिसाइपल बना सकता है। तभी अचानक झाओकाई पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। वह हैरानी से पूछता है कि क्या उसके पास कोई कल्टीवेशन पावर है। ये लियू यून मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी और उसे एक इमॉर्टल मेथड मिल गया था जिससे उसने थोड़ी स्पिरिचुअल क्यूई बना ली। यह सुनकर झाओकाई खुश हो जाता है, उसके कंधे थपथपाता है और कहता है कि उसकी किस्मत वाकई अच्छी है। फिर वह उसे कहता है कि वह अच्छी ट्रेनिंग करे। अगर वह सफल हुआ तो वह अपने पिता से कहकर उसे गेस्ट एल्डर की पोजीशन दिलवा देगा। वह स्माइल करते हुए आगे कहता है कि इस बार सेक्ट मास्टर, एल्डर्स और फेंग चैंकियन भी जरूर आएंगी और अगर वह अच्छा परफॉर्म कर गया तो उसके लिए यह बड़ा मौका होगा। सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का अपने दिल में सोचता है कि जिस लड़की के बारे में झाओकाई सोच रहा है वह तो पहले ही उसकी हो चुकी है। फिर फेंग चैंकियन को मेडिटेशन करते हुए दिखाया जाता है, जहां वह हैंड साइंस बनाती है और उसके हाथों से ब्लू लाइट निकलती है। उसके साथ एक और लड़की भी मेडिटेशन कर रही होती है। इसके बाद सीन डिसाइपल्स की लाइन पर जाता है, जहां से लोंगथियन गुजरता है और उसे देखकर वह लड़का सोचता है कि मेल लीड आ चुका है। वह सोचता है कि उसकी वजह से झाओकाई और लोंगथियन के बीच ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर झाओकाई भूल गया है तो वह उसे याद दिला सकता है। फिर वह झाओकाई के पास जाकर बताता है कि लोंगथियन वही है जो फंगमिस के बैंकेट में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया था। झाओकाई उसे गुस्से से देखता है और तुरंत पहचान लेता है। फिर वह लोंगथियन के पास जाकर कहता है कि उसके जैसा इंसान हाईलैंड सेक्ट में नहीं होना चाहिए और फेंग चैंकियन उसके लिए नहीं है। लोंगथियन उसे घूरता है, लेकिन बिना कुछ कहे आगे निकल जाता है। यह देखकर सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का सोचता है कि मेल लेड अब पहले से मैच्योर हो गया है क्योंकि उसने फाइट नहीं की। वह सोचता है कि जब तक यह उसके प्लॉट में इंटरफियर नहीं करता तब तक सब ठीक है। तभी एक मोटा लड़का वांग शाओजुआंग दौड़ता हुआ आता है, झुककर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वह चिंगयुन सिटी वांग फैमिली बाइजियान विला का यंग मास्टर है। वह उनसे हैंडशेक करता है। सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का सोचता है कि हर स्टोरी में मेन कैरेक्टर के पास एक लकी फैट फ्रेंड होता है जो कॉमेडी करता है और वांग शाओजुआंग भी वैसा ही है। वह आगे सोचता है कि फ्यूचर में लोंगथियन की ग्रोथ में इसी वांग शाओजुआंग का बड़ा रोल होगा, जो उसके लिए अलग अलग चीज़ें ढूंढेगा। उसे याद आता है कि नॉवेल के हिसाब से दोनों की मुलाकात इसी कंपटीशन में होनी थी, यानी अभी वे एक दूसरे को नहीं जानते। झाओकाई और वांग शाओजुआंग बात करते हैं। वांग शाओजुआंग कहता है कि उसके फादर ने सिखाया है कि बाहर निकलो तो दोस्तों पर ट्रस्ट करो, लेकिन झाओकाई उसे वार्न करता है कि धोखेबाज लोगों से सावधान रहना चाहिए। वांग शाओजुआंग कहता है कि अगर 99 बार भी धोखा मिले लेकिन एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो वह काफी है। फिर वह पूछता है कि क्या वे हाईलैंड सेक्ट में कल्टीवेशन के लिए आए हैं। वह कहता है कि उसके फादर के अनुसार फ्यूचर में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी जरूरी हैं, इसलिए वह पहले लोगों से दोस्ती करेगा और वहां से चला जाता है। सीन बदलकर हाईलैंड सेक्ट का पूरा व्यू दिखाता है, जहां नए डिसाइपल्स रजिस्टर कर रहे हैं। वांग शाओजुआंग लोंगथियन के पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन लोंगथियन गुस्से में उसे जाने के लिए कह देता है। वह हैरान होकर स्माइल करते हुए पूछता है कि क्या उसका मूड खराब है।
क्योंकि अकेले गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। लोंगथियन फिर गुस्से में उसे भगा देता है और सोचता है कि उसने अभी जाओकाई के साथ हंसकर बात की थी, इसलिए जाओकाई के आदमी को रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं। वह सोचता है कि अमीर परिवार के लोग घमंडी होते हैं, लेकिन उसका फ्यूचर उनसे कम नहीं होगा। वांग शाओजुआंग उदास होकर कहता है कि अगर वह ऐसा चाहता है तो वह चला जाता है और वहां से निकल जाता है। यह देखकर सफेद कपड़ों वाला लड़का हैरान हो जाता है कि सिचुएशन बिगड़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोंगथियन को अचानक लगता है कि उसने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो दिया है, लेकिन वह सोचता है कि एक साधारण मोटे लड़के से उसे क्या फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का अपनी मुट्ठी कस लेता है और सोचता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसके बाद सीन एक बड़े ग्राउंड में जाता है, जहां नए डिसाइपल्स हैरानी से सेक्ट को देख रहे होते हैं। वे आपस में बात करते हैं कि सेक्ट मास्टर और एल्डर्स आने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई एल्डर उन्हें सेलेक्ट कर ले। जाओकाई भी वहीं खड़ा होता है। तभी आसमान में अलग अलग रंगों की लाइट्स चमकती हैं और कई एल्डर्स फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपीयर होते हैं। सभी डिसाइपल्स झुककर रिस्पेक्ट करते हैं। फिर आसमान से एक बड़ी व्हाइट लाइट उतरती है, जिसमें सेक्ट लीडर शुई युएनशन और उनके साथ फेंग चैनकियन दिखाई देती हैं। सभी एक्साइटेड होकर कहते हैं कि सेक्ट मास्टर आ गई है। डिसाइपल्स उनकी ब्यूटी और जेंटलनेस की तारीफ करते हैं और उनके डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए बहस करने लगते हैं। लेकिन सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का सोचता है कि वह सुंदर ज़रूर हैं, लेकिन जेंटल बिल्कुल नहीं, बल्कि पहले बहुत डेंजरस थीं। फेंग चैनकियन यह समझती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। जाओकाई एक्साइटेड होकर सोचता है कि फेंग चैनकियन उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही है। वह सोचता है कि वह उसे पहचानती है और वह हर हाल में सेक्ट मास्टर का डिसाइपल बनना चाहता है, ताकि रोज उसे देख सके। वह बहुत खुश हो जाता है, जबकि सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का सोचता है कि यंग मास्टर बहुत बड़े सपने देख रहा है। वह सोचता है कि बाकी लोग भी हाई स्टेटस के लिए डायरेक्ट डिसाइपल बनना चाहते हैं, लेकिन वह खुद इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि यह औरत बहुत खतरनाक है। तभी शुई युएनशन उसके माइंड की बात सुन लेती है और गुस्से में सोचती हैं कि बहुत सालों बाद किसी ने उन्हें डेंजरस कहा है। वह तय करती हैं कि अगर वह उनका डिसाइपल नहीं बनना चाहता तो वह उसे ज़रूर अपना डिसाइपल बनाएंगी। सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का सोचता है कि वह पहले एक डीमन स्लेइंग मैड वुमन थी। वह आगे सोचता है कि जब वह मास्टर बनी तो उनके औरत होने और सबसे हाई कल्टीवेशन लेवल पर न होने की वजह से लोगों ने उनके बारे में बातें बनाई थीं। तब उन्होंने लोगों को चुप कराने और अपना गुस्सा निकालने के लिए डीमंस पर हमला करना शुरू किया और पूरी ज़िंदगी उन्हें ख़त्म करने में लगा दी। वह हर समय या तो डीमंस को मार रही होती थीं या उन्हें मारने के रास्ते पर होती थीं। उन्होंने इतने डीमंस मारे कि सेक्ट के लोग भी उनसे डरने लगे और कोई उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। यह सब सोचते हुए वह लड़का देखता है कि शुई युएनशन गुस्से में उसकी तरफ देख रही है। इसके बाद शुई युएनशन मानती हैं कि यह सब सच है और कहती हैं कि जवानी में वह थोड़ी जल्दबाज थीं। फेंग चैनकियन उनसे कहती है कि ये ल्यूयुन के थॉट्स हमेशा अजीब और बेतरतीब होते हैं, लेकिन उसका कोई बुरा इरादा नहीं होता, इसलिए वह गुस्से में आकर उसके साथ कुछ गलत न करें। शुई युएनशन गुस्से में पूछती हैं कि क्या उनका मेंटल स्टेट इतना खराब है, जिस पर फेंग चैनकियन उनकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ ये ल्यूयुन सोचता है कि भले ही सेक्ट मास्टर सख्त हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से पूरे इलाके में कोई डीमन नहीं बचा। यह सुनकर शुई युएनशन खुश हो जाती हैं, लेकिन तुरंत सोचती हैं कि वह उसकी बात से खुश क्यों हो रही है। तभी एक बूढ़ा एल्डर बताता है कि समय हो गया है। उनकी अनुमति मिलने पर वह अपना हाथ घुमाता है और जमीन पर गोल्डन लाइट का एक बड़ा अरे बन जाता है। यह देखकर ये ल्यूयुन हैरान हो जाता है। पूरा मैदान एक बड़े टूर्नामेंट अरीना में बदल जाता है और एक डिसाइपल एल्डर की इस पावर को देखकर शॉक्ड रह जाता है कि उन्होंने इतनी आसानी से इतना बड़ा चेंज कर दिया। एल्डर सबको शांत रहने को कहते हैं और अनाउंस करते हैं कि मुकाबला शुरू होने वाला है। साथ ही यह भी कहते हैं कि इस कंपटीशन में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। पहला मुकाबला होंग वेंचाई और वांग फांग के बीच शुरू होता है। दोनों फाइट करते हैं और यह देखकर ये ल्यूयुन सोचता है कि यह किसी मूवी से भी ज्यादा मजेदार है। थोड़ी देर बाद एक डिसाइपल जमीन पर गिर जाता है। वह सोचता है कि यही असली कल्टीवेशन वर्ल्ड है, जहाँ बेहतर मौके के लिए लोग एक दूसरे से बेरहमी से लड़ते हैं। फिर एक स्क्रोल पर जाओकाई और लोंगथियन का मैच दिखाया जाता है। यह देखकर ये ल्यूयुन चौंक जाता है कि यह बेवकूफ़ यंग मास्टर सीधे मेन कैरेक्टर से लड़ रहा है। वह सोचता है कि विलेन और प्रोटैगनिस्ट इतनी जल्दी आमने सामने आ गए हैं क्योंकि स्टोरी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उसी स्क्रोल पर ये ल्यूयुन का मुकाबला फेंग बोहाई से दिखाया जाता है, जिसे वह एक साधारण कैरेक्टर मानता है। वह सोचता है कि इस समय लोंगथियन के पास कोई स्पेशल पिल नहीं है, इसलिए उसकी ताकत जाओकाई के बराबर है, लेकिन उसके पास प्रोटैगनिस्ट हेलो ज़रूर होगा। दूसरी तरफ जाओकाई कॉन्फिडेंटली सोचता है कि वह आज अपनी पावर सबको दिखाएगा। ये ल्यूयुन मन ही मन सोचता है कि उसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि प्रोटैगनिस्ट हेलो का कोई रूल नहीं होता।
उधर एल्डर्स आपस में बात करते हैं कि इस साल के नए डिसाइपल्स का टैलेंट हमेशा की तरह एवरेज है। जाओकाई अपनी मुट्ठी कसकर सोचता है कि अगर वह सेक्ट मास्टर का डिसाइपल बन गया तो वह फेंग चांकियन का जूनियर ब्रदर बन जाएगा। फिर वह स्टेज पर छलांग लगाकर लोंगतियान को चैलेंज करता है और कहता है कि आओ मुकाबला करो।